नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में करते। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज देखिए फ्रेंड्स हमारा फिजिक्स का लास्ट क्लास है। तो इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो फिजिक्स का अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। आपको बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है और ये बहुत अच्छा वीडियो प्लीज़ आप फ्रेंड्स शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है और फाइनली आज आपका फिजिक्स भी कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके बताएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग फिजिक्स का लास्ट क्लास करेंगे और देखिए इस मतलब हम लोग पढ़े थे कि ऊर्जा रूपांतरण के बारे में पढ़े थे, उसमें कुछ पॉइंट बचा हुआ, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आगे पॉइंट है कि डायनमो परिवर्तित करता है। तो देखिए डायनमो जो है ना, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डायनमो का जो आर्मेचर बना होता है किसमें, तो लौह चुंबकीय पदार्थ से। जो डायनमो जो होता है ना, उसका आर्मेचर किससे बना होता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर बदलता है। तो विद्युत मोटर किससे बदलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ठीक है, अब देखिए माइक्रोफोन बदलता है। तो माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन, तो माइक्रोफोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विद्युत सेल यानी कि बैटरी परिवर्तित होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आपके घर में जो बैटरी लगा रहता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है आपका कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सितार। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सितार बदलता है। और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, तो मोमबत्ती। देखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, तो मोमबत्ती करता है। नेक्स्ट देखिए कि लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। पहले उसमें विद्युत जाएगा फिर उसमें आवाज़ निकलेगा तो ध्वनि ऊर्जा में। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये विद्युत सेल है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये सभी यहाँ पे क्लियर होगा आपको। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक पॉइंट जिस पॉइंट से क्वेश्चन आता है मैं सभी पॉइंट आप लोगों को बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार पीसीएस में करो विजिट कीजिए। और हाँ, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा ना एग्जाम रिलेटेड या कोई भी न्यूज़, आपको सबसे पहले आपके पीसीएस मेकर टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल होगा। प्लीज़ एक बार आप जुड़ के देख लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं जुड़िएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए जुड़ के। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए विद्युत बैटरी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, वोल्टा ने किया। ठीक है, और शुष्क सेल कहलाता है तो प्राथमिक सेल। याद रखिएगा कि शुष्क सेल क्या कहलाता है, तो प्राथमिक सेल कहलाता है। शुष्क मतलब कि शुष्क सेल की क्षमता होती है तो 1.5 वोल्ट की। याद रखिएगा कि शुष्क सेल की क्षमता क्या होती है, 1.5 वोल्ट। सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी है, तो सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ता का। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि विद्युत सेल का जो कैथोड किसका बना होता है, तो जस्ता का बना होता है। और विद्युत सेल का जो एनोड जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दोनों याद रखिएगा कि विद्युत सेल का कैथोड किससे बना होता है, जस्ता का। विद्युत सेल का एनोड किसका बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है क्या कि सेल के एनोड पर होता है तो धन आवेश। देखिए सेल के जो एनोड होता है ना उस पर धन आवेश होते हैं और सेल के कैथोड पर होता है ऋण आवेश। धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सेल के एनोड पर होते हैं धन आवेश और सेल के कैथोड पर होते हैं ऋण आवेश होते हैं। अब संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा, तो सीसा है। तो हमारा जो संचायक बैक्टीरिया है ना, मतलब कि बैटरी है, उसमें प्रयुक्त धातु क्या है, तो उसमें प्रयुक्त धातु सीसा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि गैलेना अयस्क है तो सीसा यानी कि लेड का। जो गैलेना अयस्क है किसका, तो क्वेश्चन आता है कि सीसा का अयस्क बताइए, तो ये गैलेना है जिसको लेड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब किसी लवण के जलीय विलयन, मान लीजिए कोई भी लवण है जो जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा अगर गुजार सकते हैं उसे क्या विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि सीसा संचायक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। याद रखिएगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं जो सीसा संचायक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। नेक्स्ट है आपका कि लेक लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा कि लेक लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लेक लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत घंटी में, टेलीफोन आदि में किया जाता है। या किसका, तो लेक लांसे सेल का प्रयोग एग्जाम में आता है कि लेक लांसे सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत घंटी में, टेलीफोन आदि में किया जाता है।
नेक्स्ट है क्या कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार कौन है? तो ग्राहम बेल ने। और विद्युत घंटी कार्य करती है तो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर। तो विद्युत घंटी हमारा कार्य किस पे करती है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पे कार्य करती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हेंस लेपर्सी ने। याद रखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हेंस लेपर्सी ने किया दूरबीन का आविष्कार। ठीक है, चलिए अब देखिए दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला है क्या कि किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा कहलाती है तो दिष्ट धारा। ठीक है, जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी। मतलब कि किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा क्या कहलाती है? तो दिष्ट धारा कहलाती है, इसको डीसी कहते हैं। ठीक है, और यदि धारा का प्रभाव समानांतर रूप से आगे पीछे हो कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा के एसी, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? देखिए कि धारा ना समांतर रूप से आगे पीछे अल्टरनेट होता है, कभी ये कभी हो, तो ऐसे करके याद रखिए एसी। अगर डायरेक्टली रहे तो वो क्या हो जाएगा? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में। डायोड से धारा कैसे बहती है? तो एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए ही। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में बिहार जो पुलिस का एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसमें भी आया था कि ट्रांसफार्मर कार्य करती है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। नेक्स्ट है क्या कि ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन है? तो माइकल फैराडे ने। याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन है? तो माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नर्म लोहे का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो नर्म लोहे का। नेक्स्ट है क्या कि ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है तो किलोवाट में। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल एसी में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में होता है, अल्टरनेटिव करंट में। तो ट्रांसफार्मर किस में? तो केवल एसी में परिपथ में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य है कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो उच्च एसी वोल्टेज रहेगा, मतलब अल्टरनेटिव करंट रहेगा, उसको निम्न अल्टरनेटिव करंट में एवं निम्न अल्टरनेटिव करंट को उच्च अल्टरनेटिव करंट में बदलना, इसका काम है। अब नेक्स्ट आपका देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है तो कौन? तो रेक्टिफायर करता है। तो यानी कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर का प्रयोग होता है तो डीसी को एसी में बदलने के लिए, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। तो टेलीफोन में विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए होता है? तो प्रेरित धारा। तो मतलब फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ है के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है? तो याद रखिए प्रेरित धारा। अब देखिए चालक, अचालक एवं अर्धचालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होती है क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको पता है कि चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। और विद्युत चालकता की यूनिट याद रखिए मेहो, बहुत बड़े एग्जाम में आया चुका। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? मेहो होती है, मेहो, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या कि पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है क्या कहलाती है? तो अर्धचालक कहलाती है। मतलब क्या कि पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है क्या कहलाती है? तो अर्धचालक कहलाती है। नेक्स्ट है कि प्रमुख अर्धचालक है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। प्रमुख अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है फ्रेंड्स कि प्रमुख अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो ये अर्धचालक है, इसको रट जाइए, ये बहुत भी आई है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए सोलर सेल में उपयोग होता है तो सिलिकॉन का। सोलर सेल में किसका? तो 100 से सोलर और 100 से सिलिकॉन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी बस याद हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय क्या? सौर सेल होते हैं। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब कोई भी अर्धचालक है उसमें अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्या कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। और गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। तो ये सब याद रखिएगा कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और गर्म करने पर अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। तो ये भी याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो अर्धचालक के, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना वो अर्धचालक के बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। नेक्स्ट है क्या कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने? डब्ल्यू शॉकले ने किया था।
डब्ल्यू शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? तो अति चालक कहलाता है। मतलब कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? तो अति चालक कहलाता है। नेक्स्ट है क्या कि अति चालक की प्रतिरोधकता होती है तो ये शून्य होती है। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो शून्य होती है। और अति चालन का लक्षण होता है तो उच्च प्रागम्यता। याद रखिएगा कि अति चालन का लक्षण क्या होता है? तो उच्च प्रागम्यता होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब पर किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है तो 133 केल्विन होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है तो 133 केल्विन होता है। अधिकतम कितना हो सकता है? तो 133 केल्विन। अति चालकता की खोज किसने की थी? तो केमरलिंद ओन्स ने 1911 ईस्वी में। अति चालकता की खोज किसने की थी? तो केमरलिंद ओन्स ने 1911 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है क्या कि तड़ित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तड़ित चालक का। तो तड़ित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि तड़ित में अधिक मात्रा में होती है तो विद्युत ऊर्जा। तो तड़ित में अधिक मात्रा में क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखिएगा कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और तड़ित चालक बनाए जाते तो तांबा के। ये भी इंपॉर्टेंट है कि तड़ित चालक किसके बनाए जाते तो तांबा के। अब देखिए चुंबकत्व के बारे में देखते हैं, मैग्नेटिक। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? तो लोहे का ऑक्साइड होता है। और कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सब का बनाया जाता है। याद रखिएगा कि कृत्रिम जो चुंबक है वो लोहा, निकेल, कोबाल्ट क्या बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का, और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुव में होता है तो विकर्षण। देखिए समान ध्रुव में क्या होगा? विकर्षण होता है। और चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? कि आकर्षण होता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ को सटाइएगा तो दूर जाएगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ को सटाइएगा तो ये पास होगा। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है। याद रखिएगा कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? तो चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकत्व। चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है तो चुंबक के सिरों के निकट चुंबक सबसे अधिक पाया जाता है। चुंबकत्व का अभाव होता है तो चुंबक के ठीक मध्य में। चुंबकत्व का अभाव होता है तो चुंबक के ठीक मध्य में इसका अभाव होता है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो पीटने या गर्म करने से। मतलब कोई भी अगर चुंबक को ज़्यादा पीटिएगा या गर्म कीजिएगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। मतलब चुंबकत्व क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर दिशा को। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो टेस्ला है। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला है। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? तो गॉस है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? तो गॉस है। तो ऐसा ही मात्रक भी याद रखिएगा, ये टेस्ला है। नेक्स्ट है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो टेस्ला है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर है। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो या तो टेस्ला याद रखिएगा, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो ऑस्टेड द्वारा। याद रखिए ऑस्टेड द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑस्टेड के द्वारा। नेक्स्ट है क्या कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव के ओर। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान को कहलाता है तो नमन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री। याद रखिए कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है तो 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है तो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण कहलाता है तो दिक्पात कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। पृथ्वी के दिक्पात का मान होता है तो 180 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही इकाई होता है वेबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई होता है वेबर होता है। अब देखो यांत्रिकी के बारे में देखते हैं आप लोग फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए यांत्रिकी तो देखिए ताप युग्म
तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सीबेक के प्रभाव पर। तो याद रखिएगा कि ताप युग्म तापमापी जो है वह सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्या कि रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो तरंगों के परिवर्तन मतलब परावर्तन। तो याद रखिएगा कि रडार जो है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्या कि रडार उपयोग में आता है तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। मतलब कि रडार जो है उपयोग में क्या आता है? तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट है क्या कि रडार का आविष्कार किया था? तो एच टेलर एवं लियो सी यंग ने 1930 में किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि रडार का आविष्कार किया था तो एच टेलर एवं लियो सी यंग ने 1930 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रडार का पूर्ण रूप, ये एग्जाम में आया था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म होता है रडार का, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्या कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा। तो त्रिविमीय चित्र जो लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के मतलब कि व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना कहलाता है तो होलोग्राफी कहलाता है। तो लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोतों से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना क्या कहलाता है? तो होलोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट याद रखिए कि होलोग्राफी का आविष्कार डेनिस गबोर ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मैमन ने। टी.एच. मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। होलोग्राफी का आविष्कार डेनिस गबोर ने किया था। नेक्स्ट याद रखिए लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है लेजर का, ये भी याद रखिएगा। लेजर प्रयोग होता है तो धातुओं को काटने, हीरा तराशने, रोगों को इलाज करने आदि में लेजर का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिए मेजर। मेजर क्या है? मेजर एक उदाहरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आपका कि मेजर का पूर्ण है तो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। इसका क्या है? तो फुल फॉर्म है मेजर का। याद रखिए मेजर की खोज किसने की? तो चार्ल्स एच टाउन्स ने मेजर की खोज की। चार्ल्स एच टाउन्स ने। लेजर में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंगों का होता है। तो लेजर में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंगों का होता है। अब देखिए परमाणु भौतिकी के बारे में देखते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? तो जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक की त्रिज्या होती है। और परमाणु की त्रिज्या याद रखिए 10⁻⁻10 मीटर यानी 10⁻10 मीटर। ठीक है। तो परमाणु की त्रिज्या याद रखिएगा और नाभिक की त्रिज्या याद रखिएगा। और परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। याद रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी देगा तो याद रखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग कहलाता है तो द्रव्यमान संख्या। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग जोड़ने पर क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है क्या कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो परमाणु संख्या के। तो नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसकी होती है? तो परमाणु संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन का नामकरण किया था तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन की संख्या होती है तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। देखिए प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। याद रखिए दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने किया 1886 में, 1886 में। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया 1897 में। और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में 1932 में किया था। ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव मतलब धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन मतलब कि गाड़ी न्यूट्रल है, मतलब ना आगे बढ़ेगा ना पीछे, यानी कि आवेशहीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ये भी आप ध्यान रखिए। प्रोटॉन पर धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन कण होता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्या कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है तो 1840 गुना। तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का होता है तो 1840 गुना होता है, 1840 गुना। अगला है क्या कि पॉजिट्रॉन है एक तो एक धन आवेशित कण। याद रखिए देखिए
पॉजिट्रॉन, ट्रॉन याद रखिएगा, प्रोटॉन नहीं बोल रहा है यहाँ पे, पॉजिट्रॉन बोल रहा है, एक धन आवेशित कण है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसी एंडरसन ने 1932 में की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की 1932 में। न्यूट्रिनो है तो द्रव्यमान व आवेश रहित कण। न्यूट्रिनो क्या है तो द्रव्यमान एवं आवेश रहित कण है। नेक्स्ट है क्या कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पाउली ने 1930 में, 1930 में न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। और फोटोन होते हैं तो ऊर्जा के बंडल, फोटोन क्या होते हैं तो ऊर्जा के बंडल होते हैं। परमाणु विद्युत होता है तो उदासीन, परमाणु विद्युत क्या होता है तो उदासीन। अब देखिए रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में देखते हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, तो अगर हम बात करते हैं क्या कि तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं कहलाते तो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। मतलब वो तत्व जो विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते तो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। अब देखो, आप देखिए कि पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती है तो रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। मतलब पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती है तो रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। अब देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें का। तो मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित करते हैं किसको तो अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है क्या कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की तो हेनरी बैकुलर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि रेडियो सक्रियता खोज किसने किया, क्या तो याद रखिए हेनरी बैकुलर ने। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है तो क्यूरी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है तो क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो GM काउंटर से। तो रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो GM काउंटर से इसकी माप की जाती है। नेक्स्ट है क्या कि अल्फा, बीटा एवं गामा में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है तो केवल गामा किरणों में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि अल्फा, बीटा और गामा में से सब विद्युत चुम्बकीय तरंग किस में होती है तो केवल गामा किरणें में होती है। गामा किरणों का नामकरण किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। याद रखिएगा कि गामा किरणों का नामकरण किसने दिया, रदरफोर्ड ने। गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है तो हेनरी बैकुलर। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि गामा किरणों का नामकरण दिया रदरफोर्ड ने और गामा किरणों के खोजकर्ता थे तो हेनरी बैकुलर। नेक्स्ट है आपका कि वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो गामा किरणों में। तो वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम किस में होता है, गामा किरण में होता है। कोबाल्ट 60 बहुत बार एग्जाम में आ चुका, बहुत VVI इसको लगा लीजिए। कोबाल्ट 60 है तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कोबाल्ट 60, ठीक है। और कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणों का। याद रखिए, कोबाल्ट 60 गामा किरणों का उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। जब कैंसर की बीमारी होता है ना तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिहार दरोगा में आया था कि आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है तो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। इसका भी कैंसर का इलाज, इसका भी कैंसर का इलाज। लेकिन ये थायराइड ग्रंथि जो है ना, हमारे मनुष्य के सबसे मतलब अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो गले में पाया जाता है। तो यही जो है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि रेडियम की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका कि जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। तो जीव के अवशेषों का आयु का पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। मतलब हमारे पृथ्वी में जो भी उपस्थित पुरानी चट्टान की जानकारी प्राप्त करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए नाभिकीय ऊर्जा, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले है कि भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना क्या कहलाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है तो न्यूट्रॉन, ट्रिगर क्या होता है तो न्यूट्रॉन होता है। आगे है क्या कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय विखंडन में। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट है क्या कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित इस पे है तो नाभिकीय विखंडन पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज का क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है सब आपके यहाँ से क्वेश्चन, आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार SSC में यहाँ से क्वेश्चन आपका फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बायोलॉजी का भी मास्टर वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है। अगर डे 1 डे 2 देखना है तो वो भी आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे आप वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है क्या कि परमाणु बम बता दिए सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम का प्रयोग होने वाला तत्व कौन है तो याद रखिए यूरेनियम 235। ये मद निषेध में क्वेश्चन पूछा था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा कि परमाणु बम का प्रयोग होने वाला तत्व कौन है, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। परमाणु बम का प्रयोग होने वाला तत्व कौन है, तो यूरेनियम 235 यानी कि 235, प्लूटोनियम 239 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था तो रॉबर्ट ओपनहोमर द्वारा 1945 में। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम परमाणु बम बनाया गया था तो रॉबर्ट ओपनहोमर द्वारा 1945 में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। और हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम आधारित किस पे है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है कि नाभिकीय तथा नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है तो आणविक भट्टी। तो नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर क्या होता है, तो आणविक भट्टी होता है। नेक्स्ट है क्या कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में बनाया गया था। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन है, तो अप्सरा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन है, तो अप्सरा है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता तो ग्रेफाइट या भारी जल का। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरॉन का छड़ का। तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल यानी कि DTO यानी कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड, इसको भी बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड DTO को, एवं द्रव सोडियम का उपयोग किया जाता है किसमें, तो रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल का यानी कि DTO का, ड्यूट्रियम ऑक्साइड एवं सोडियम जल का उपयोग, द्रव सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या कि भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम 238। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम 238, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है, तो थोरियम है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है, तो थोरियम है। नेक्स्ट है आपका कि न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ये तारापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये तारापुर में है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये आपका जो ये फिजिक्स का जो भी जितने भी पार्ट्स है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका मास्टर वीडियो फिजिक्स का कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको डे 1, डे 2, डे 3 देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। PCS मेकर के प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको लिंक दिया रहेगा, उससे आप वहाँ पे विजिट जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको डेली जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। अच्छा वीडियो कंटेंट दूंगा, एक बार आप देख के देखिए, आपको हर एक पॉइंट से 1 नंबर को वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ PCS मेकर से जुड़ जाइए, टेलीग्राम को उसको ज्वाइन हो जाइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।